व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोग शुरू करने जाएंगे एक और नया चैप्टर जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ये बच्चों थोड़ा सा साइंस इसके अंदर है, जैसे न्यूटन के लॉज वगैरह है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। आपको आपकी बचपन याद आ जाएगा और शानदार तरीके से मैं इस चैप्टर को कवर करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी बायोमैकेनिक्स की पीपीटी ही चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसा हमारे पास लास्ट ईयर था। तो रादर देन मेकिंग अ न्यू वीडियो, मैं उसी को अटैच कर रहा हूं क्योंकि वो बिल्कुल सेम है और मैंने बहुत शानदार तरीके से कवर करा है, तो आपको सारा समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको कंप्लीट करो, फिर जो हमारे बचे चैप्टर 3, वो तीनों मैं आपको लेटेस्ट वीडियोज में कल कराऊंगा और आपका सिलेबस पूरा। तो आपके पास टाइम बचेगा रिवीजन के लिए भी, एक दिन और बचेगा, उसमें भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, कुछ और चीजें देख लेंगे ताकि सब कुछ बढ़िया हो पाए। तो आइए जल्दी से बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स को खत्म करते हैं, फिर छुटर पुटर 2-3 चैप्टर बचे उनको भी समाप्त कर देंगे। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर के मीनिंग के साथ, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो विल स्टार्ट विद बायोमैकेनिक्स। सर बायोमैकेनिक्स क्या होता है? देखो, कोई भी शब्द जब बनता है ना, तो उसके नाम में ही उसका मतलब छिपा होता है। यहां पे भी ऐसा ही है, बायो और मैकेनिक्स। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स, है ना। जब भी हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, सबके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी बायो का मतलब वही है। यहाँ पे भी हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस के बारे में। एनिमल्स और बर्ड्स, प्लांट्स तो हम क्या ही पढ़ेंगे, मेनली हम ह्यूमंस के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बट एनिमल्स में, बर्ड्स में, प्लांट्स में भी यही चीजें चलती हैं, राइट। तो ये तो हो गया बायो का मतलब। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स बच्चों एक पर्टिकुलर साइंस का स्ट्रीम है जिसके अंदर हम मूवमेंट को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम फोर्स को देखते हैं, जिसके अंदर हम मास को देखते हैं। तो इन सब चीजों को स्टडी करके हम मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि जब भी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एनिमल या फिर कोई बर्ड जब भी मूव करता है तो वहां पे पीछे साइंस छिपी होती है कि किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन कौन से उसके अंदर मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इस पूरी स्टडी को हम लोग बायोमैकेनिक्स बोलते हैं, राइट। तो क्या है बायोमैकेनिक्स? इट इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ लिविंग बॉडी, इंक्लूडिंग हाउ मसल्स, बोन्स, टेंडम्स, लिगामेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। अब देखो, आप जब भी मूव करते हो तो ऐसा नहीं है कि एक चीज, एक कॉम्बिनेशन है पूरी बॉडी का, उसकी स्टडी को ही हम लोग बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। बायोमैकेनिक्स इज पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ किनेसियोलॉजी, एक्सप्लिसिटली फोकसिंग ऑन मूवमेंट मैकेनिक्स। ये बेसिकली मूवमेंट मैकेनिक्स के ऊपर बात करता है, स्टडी हमें उसी चीज की करनी है। ठीक हो गया। बायोमैकेनिक्स मैंने आपको बता दिया, नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो एनिमल्स, इवन एक्सटेंड टू प्लांट्स। सही है जी। चलो, अब देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है बहुत शानदार। जब हम स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट का मतलब समझते हो ना, नीचे बैठ के ऊपर उठना, है ना। तो जब एक ह्यूमन स्क्वाट करता है तो वहां पे मूवमेंट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या लिखा हुआ है? इट इंक्लूड्स कंसीडरिंग द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द फीट, हिप्स, नीज, बैक, शोल्डर एंड इवन आर्म्स। तो स्क्वाट्स में भी देखो कितनी अच्छे से उसकी स्टडी करनी पड़ती है। तो बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम स्पोर्ट्स में देखते हैं। जो भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एक्सट्रीम लेवल पे खेलता होगा ना, उसका बायोमैकेनिक्स बहुत शानदार होगा, उसका मूवमेंट बहुत शानदार होगा और वो साइंटिफिक वे में मूव करता होगा अपनी बॉडी को। आप कभी भी एक प्राइम एथलीट को देख लेना, उसका बायोमैकेनिक्स हमेशा, उसका बैलेंस हमेशा परफेक्ट होगा, राइट। अब देखो बायोमैकेनिक्स में बच्चे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हमें पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जब भी मूवमेंट होता है ना, तो मूवमेंट में न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए हैं जो कि हम पढ़ते हैं, राइट। तो न्यूटन के जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन है, मैं आपको बता देता हूं। हम न्यूटन का थोड़ा सा नामकरण करेंगे यहाँ पे। तो सर आइजैक न्यूटन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस दैट एवर लिव्ड, राइट। तो न्यूटन का हम नाम रख देंगे सर न्यूटन अय्यर। ठीक है, सर न्यूटन अय्यर क्यों लिखेंगे? क्योंकि आई का मतलब क्या है? सबसे पहला लॉ, दैट इज इनर्शिया। ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। और आर का मतलब क्या है? रिएक्शन, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो 3 बेसिकली लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे न्यूटन के, और उनका एप्लीकेशन भी पढ़ना है हमें स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन में द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, a body will remain at rest or continue to move at a constant velocity unless acted upon by an external
फोर्स। यहां पे न्यूटन ने बोला कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर एक बॉडी मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट ही करती रहेगी, वो खुद नहीं रुक सकती जब तक उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ना लगे। मतलब अगर एक बॉल रखी हुई है नॉर्मली, तो आप उस बॉल को देखते रहोगे तो वहीं रहेगी, वो मूव नहीं करेगी जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे या किक नहीं करोगे, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तो ही मूव करेगी। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, वो खुद से नहीं रुकेगा। अब आप बोलोगे सर खुद से तो रुक जाता है, ऐसा नहीं है बेटा, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अप्लाई होती है जिस वजह से वो सारी चीजें रुकती हैं, समझे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स मोशन। ठीक हो गया, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करना हो तब भी कोई ना कोई फोर्स लगेगी, सही है। और स्ट्रेट लाइन पे चलते रहेगी वो स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। आओ सर इसका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में कहां कहां पे है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इफ यू स्लाइड अ हॉकी पुक ऑन आइस, जब हम आइस हॉकी देखते हैं ना, तो आप उस पर्टिकुलर स्टिक से जब आप ऑब्जेक्ट पे हिट करते हो तो वो मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। और वो मूवमेंट में चलता रहेगा लेकिन कुछ समय के बाद जाके रुकेगा, क्यों, फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, इवेंचुअली इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द आइज, फ्रिक्शन ऑन द आइज। इट विल ऑल्सो स्टॉप इफ इट्स मीट समथिंग, अगर वो कहीं जाके टकरा गया तो भी वो खुद रुक जाएगा, सही है। उसी के साथ साथ किसी स्केटर की बात करते हैं, अगर स्केटर स्केटिंग कर रहा है आइस पे, सही है, तो क्या लिखा हुआ है, विल कंटिन्यू ग्लाइडिंग विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन द स्केटर। वो तब तक सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड पे चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। इसी तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स इज द प्लेयर्स फुट। अब देखो जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में बॉल वहीं रहेगा, जब तक प्लेयर उसको किक नहीं करेगा तब तक वो वहीं रहेगा, तो ये बात कर रहा है ना। या फिर हेड हो गया, सिर से भी फुटबॉल में काफी यूज होता है, फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटी हो गया, बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर फोर्स है जिससे हम किसी भी बॉल का मूवमेंट या फिर हम उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो देखो कितना ज्यादा यूज होता है हमारे पास सबसे पहला लॉ स्पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है दूसरा, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर मोमेंटम भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर न्यूटन ने मेनली किस चीज की बात करी है, आओ वो बताता हूं आपको। द लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सही हो गया या नहीं हो गया, परफेक्ट है या नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एज पर द लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स। कितना ज्यादा तेजी से कोई चीज मूव करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा उस पे फोर्स लग रहा है, राइट। उसके बाद and takes place in the direction of the resultant force. When a net force acts upon an object, the acceleration of the object produced is directly proportional to the magnitude of the force. इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा सा मतलब है कि भैया जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा वो एक्सेलरेट होगा। सीधी सीधी सी बात है, अगर आप किसी बॉल को बहुत जोर से किक करोगे तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी दूर जाएगा, हल्का सा किक करोगे तो यहीं गिर जाएगा, राइट। मैं किसी इंसान को हल्के से पुश करता हूं तो वो थोड़ी आगे तक जाएगा, बहुत जोर से पुश करता हूं तो वो बहुत दूर तक जाके गिरेगा। तो सीधी सीधी सी बात है भैया, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, राइट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनवर्स प्रोपोर्शन किससे होता है, मास से। अब यहां भी देखो बड़े ध्यान से, अगर आप दो बॉल्स ले लो, एक हैवी ले लो और एक लाइट बॉल ले लो, ठीक है। अब आप अगर उसको दूर तक फेंकोगे तो फिर बेसिकली जिसमें मास कम होगा वो ज्यादा दूर तक जाके गिरेगा, जिसमें मास ज्यादा होगा वो पहले ही गिर जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या बोल देते हैं, यहां पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के साथ तो डायरेक्टली रिलेशन हो गया उसका, लेकिन मास के साथ इनवर्स रिलेशन हो गया उसका, है ना। तो वो चीज इसने यहां पे बोली है, द मोर मास द थिंग हैज द मोर फोर्स हैज टू बी यूज्ड टू मूव इट, ठीक हो गया। तो हम लोग यहां पे इसीलिए बोलते हैं फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन। परफेक्ट हो गया बेटा जी। तो अब इसको अगर मुझे लिखना भी हो तो आप एग्जाम में चाहे इसको लिख के भी आ सकते हो कि भैया सीधी सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके, फोर्स के, और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। एक्सेलरेशन ठीक हो गया, तो मास के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चे हम यहां पे चीजें देखते हैं। अब देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है
इन जनरल इफ यू यूज द सेम फोर्स, आप सेम फोर्स लगाते हो किस चीज को, दो चीजों को पुश करना है, एक ट्रक को और एक गाड़ी को, तो कार ज्यादा एक्सेलरेट होगा, ट्रक कम एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक के अंदर जो मास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार। चलो भाई, स्पोर्ट्स में भैया आप स्पोर्ट्स में चेक कर लो, आप शॉटपुट की बात करते हो, शॉटपुट का मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, है ना। अ प्लेयर हु अप्लाइज मोर फोर्स, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो शॉटपुट को सही एंगल से फेंकेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। जिसका फोर्स कम होगा वो पहले ही गिर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिस्कस थ्रो में भी होता है, डिस्कस थ्रो में हो जाएगा। उसके बाद जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो, किक करते हो, तो देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स में, लगभग सारे स्पोर्ट्स में बेसिकली ये चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। परफेक्ट हो गया जी। सोकर में भी देख लो, सोकर में भी जब आप बॉल लेके भागोगे तो किस तरीके से चीजें चलेंगी, स्पेसिफिकली सारे के सारे न्यूटन के लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। तीसरी चीज क्या आती है, द लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन का मतलब भैया जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो सामने वाला भी आप पे फोर्स लगाएगा, राइट। जब आप आगे की तरफ भागना चाहते हो तो आप पीछे पुश करते हो फ्लोर को, है ना, पीछे पुश करते हो तो आपके पास फोर्स लगती है आगे की तरफ भागने के लिए। तो स्विमिंग में भी ऐसे करते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो तो आप आगे की तरफ जाते हो। तो वही ये यहाँ पे चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, there is an equal and opposite reaction for every action, and this reaction acts with the same momentum and the opposite velocity for every action. It states that whenever one object exerts a force, जब एक object force लगाएगा on a second object भी equal और opposite force लगाएगा पहले object पे, ठीक है। जैसे when you walk on the floor, जब आप floor पे चलोगे, the floor pushes you along, नो फोर्स कैन एक्ट अलोन, कोई भी फोर्स अकेले एक्ट नहीं कर सकता। आप आगे की तरफ चलते हो तो भैया आप पीछे की तरफ फ्लोर को पुश कर रहे हो, फ्लोर आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है, समझे। चलो भाई, अब सर स्पोर्ट्स में ऐसा कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया। स्विमिंग में देख लो, ठीक है। आप जब ये देखो, जैसे पानी में ये बोट चला रहे हैं, है ना, आपने अगर रिवर राफ्टिंग वगैरह करी होगी तो आप देखोगे आप पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे तो आपका राफ्ट आगे की तरफ जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब हम रनिंग करते हैं, जब हम मैराथन्स में देखते हैं, राइट, कोई भी टाइप ऑफ मोशन होगा, आपको जंप करना है तो लेग्स जो है वो ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड इक्वल फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। परफेक्ट है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है स्पोर्ट्स में तीसरे लॉ का, दैट इज द लॉ ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको न्यूटन अय्यर यानी तीनों लॉज न्यूटन के याद रहेंगे। बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से इनको समझना है और आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहला इनर्शिया हो गया कि भैया बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसी रेस्ट के मोड पे रहेगा अगर वो रेस्ट पे है, या अगर वो मूवमेंट में है तो मूवमेंट पे ही रहेगा जब तक उस पर एक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने दो चीजों की बात करी, फोर्स की और मास की। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम एक्सेलरेट होगा। और मास में रिवर्स। और रिएक्शन में आपने देख लिया कि आप किसी चीज पे जितनी फोर्स लगाओगे सामने वाला ऑब्जेक्ट भी आप पे उतनी ही फोर्स लगाता है, बराबर, बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन स्पोर्ट्स आते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि इस साल ऐड हुआ है, पिछले साल ये नहीं था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर्स। अब सर ये लेवर है क्या, या ये लीवर है क्या, ठीक है। तो देखो यार, ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक चीज है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान से साइंस थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले कभी फिजिकल एजुकेशन में आया नहीं है, और जितने भी लोगों ने फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस बनाई है उसमें सिर्फ मजाक ही करी है, कुछ समझाया नहीं है। तो देखो बेसिकली लीवर होता क्या है, व्हाट इज दिस लीवर। तो लीवर को हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ये एक रोड है, ठीक है, एक रोड है। और यहाँ पे हम इस रोड की मदद से ये देखते हैं, या ये बोल लो एक मशीन है जिसकी मदद से हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना इजीली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि ये एक सिंपल सी रोड है, ठीक है। इस रोड को एक फिक्स पॉइंट पे टिका देते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फल्क्रम। इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, फल्क्रम बोल दिया, ठीक है। अब फल्क्रम पे दो साइड्स बन गए, ये तो बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपने सपोज इधर लोड डाल दिया, यहां पे आपने लोड डाल दिया, तो जैसे ही मैं लोड डालूंगा ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो भैया इसको उठाने के लिए बहुत फोर्स लगेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है वो, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींच रहा है, तुम्हें इसको ऊपर उठाना है तो बहुत जोर लगेगा। तो आप सिंपली क्या करो,
आप फलक्रम ये बीच में है, ठीक है, सीसॉ पे ऐसे तो होता है, इधर वजन है ना, तो इधर यहां पे जोड़ लगाओ, यहां पे जोड़ लगाओ। जब आप यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इधर इस लोड को आप कंपैरेटिवली बड़ी आसानी से उठा पाओगे, है ना। कि सपोज ये रोड पे ये फलक्रम है, ठीक है, अभी ये ऐसे चल रहा था क्योंकि लोड यहां पे है, एल का मतलब लोड, ठीक है, यहां पे लोड है। तो अगर तुम इधर फोर्स लगाओगे तो यह बड़ी ही आसानी से उठा पाओगे, ठीक है। मेरे साथ एक साथ ये कॉन्सेप्ट हुआ, इसको मैंने यूज करा। कैसे यूज करा देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं नॉर्मल एक रोड पे चल रहा था, ठीक है, उस रोड के बराबर में एक छोटा सा गड्ढा था, ठीक है। अब रात का टाइम था, मुझे भी वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया। हमारे आसपास नगर निगम वाले कई जगह गड्ढे करके रखते हैं, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ था। मैंने हल्का सा लेफ्ट टर्न करा और मेरी गाड़ी का अगला वाला टायर उसके अंदर चला गया, सही है। अब हुआ क्या भैया, ये पर्टिकुलर पिट है, इसके अंदर मेरी गाड़ी इस तरीके से, उसका अगला टायर यहां चला गया, राइट। अब मैं अगर गाड़ी को पीछे वाला गियर डाल के, रिवर्स गियर डाल के निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये टायर बस यहीं पे रोटेट हो रहा है, आगे डाल रहा हूं तो भी बस यहीं पे रोटेट हो रहा है और गाड़ी कुछ नहीं हो पा रही। तो अब मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है भैया, मैं इसे यहां से किसी तरीके से ऊपर उठाऊं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा था, उठा ही नहीं पा रहा था। तो हमने क्या करा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को यहां बीच में फंसाया इधर से, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पे इस साइड से, दूसरी साइड से जोड़ लगाया। तो उस ऑब्जेक्ट ने, फिक्स पॉइंट ने किसी काम किया, फलक्रम का, दूसरी साइड से जोड़ लगाया तो गाड़ी ऊपर की तरफ आई। जैसे ऊपर की तरफ आई तो बड़े मजे में निकल गई। तो देखो इस तरीके से स्पोर्ट्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये एक तरीके का मशीन का कॉन्सेप्ट है, साइंस में मशीन में पढ़ाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 10th में साइंस में, तो वहां पे सिंपल मशीन में इसको पढ़ाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 3 चीजों पर टिका हुआ है। कौन सी 3 चीजें हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं। 3 चीजें होती हैं हमारे पास इसके अंदर। एक तो हो गया हमारे पास फलक्रम। फलक्रम क्या होगा भैया, फलक्रम हो जाएगा आपका फिक्स पॉइंट, ठीक है, जिसके दोनों साइड आपको, एक तरफ लोड होगा और एक तरफ आप जो फोर्स लगाओगे, ठीक है। एक तरफ लोड होगा, लोड का मतलब जो आपका वेट है, और दूसरी तरफ जो आप एफर्ट लगाओगे। परफेक्ट हो गया। तो देखो लिवर क्या है, लिवर इज अ टाइप ऑफ मशीन, इट इज द ह्यूमन्स बॉडी मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट। अब हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं ना, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। एंड ऑल्दो इट मे बी व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, द रोल ऑफ द मसल इन सप्लाइंग द नेसेसरी फोर्स फॉर लिवर एक्शन शुड बी केप्ट इन माइंड। हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया अब ये तो मूवमेंट तो बोन से हो रहा है ना, स्केलेटल सिस्टम से हो रहा है, लेकिन ध्यान रखो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, फोर्स तो मसल अप्लाई कर रही है ना। तो मसल को भी आपको नहीं भूलना है, ठीक हो गया। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, आप जिम जाते हो, जिम जाके आप बाइसेप कर्ल लगाओगे, ये बाइसेप कर्ल लगाऊंगा तब मेरे पास यहां पे बेसिकली बाइसेप बनता है। ओके, अब मैं ये जो मूवमेंट कर रहा हूं, देखो ये पोजीशन फिक्स्ड है मेरी, है ना। ये पोजीशन, थोड़ा सा कैमरा अगर मैं नीचे रखूंगा, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है, ये फिक्स्ड है। अब यहां से मूवमेंट हो रहा है, इधर से क्या लग रहा है, इधर लोड है, इस तरफ लोड है, आगे डंबल्स है ना मेरे हाथ में, तो इधर लोड है, इधर लोड है, तो यहां पे बेसिकली फोर्स लगता है, इस मसल का मेरा फोर्स लगता है, इसलिए बाइसेप डेवलप होता है। ऐसे ही जब आप ट्राइसेप करते हो, इस तरीके से पीछे ले आते हो, तो आप ये स्टिल कर लेते हो, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका यहाँ पे फैल्क्रम हो गया, ये फैल्क्रम है। अब देखो पीछे की तरफ हमारे पास इधर लोड है, डंबल हम पीछे रखते हैं या वायर हमारे पास पीछे होती है, जब मैं इसको ऐसे पुश करूंगा तो यहां से फोर्स लगता है और मेरा ट्राइसेप बनता है, ट्राइसेप बिल्ड होता है। तो दिस इज हाउ हमारे पास लिवर का कॉन्सेप्ट आपको बड़े ध्यान से समझना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख के आना है एग्जामिनेशन में, समझ गए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये, ठीक है। अब देखो लिवर्स कितने तरीके के होते हैं हमारे पास, लिवर्स 3 तरीके के हैं, एक फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है और एक थर्ड क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहली वाली क्लास में क्या होगा, सबसे पहले वाली क्लास में बच्चों आपका जो फलक्रम होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, तो ध्यान रखना फलक्रम बीच में है, एक तरफ लोड है और एक तरफ फोर्स है, ओके। अब फर्स्ट liver has the fulcrum between the force and the resistance. This class fulcrum may be moved about along the liver, thereby changing the relative length of the force. देखो जैसे यहाँ पे ट्राइसेप में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइसेप का जब आप वर्कआउट करते हो जिम के अंदर, तो ट्राइसेप कौन सा वाला हमारा मसल है, ये वाला, दिस इज द ट्राइसेप, कंप्लीट ट्राइसेप है। अब ट्राइसेप में भी हमारे पास छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो फिर कभी मैं फिटनेस पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आपका बीच में देखो फलक्रम आ गया, ओके। इधर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे आपने डंबल लिए हुए हैं या फिर आपने रोज को आप पर्टिकुलर रोप को यूज कर रहे हो, है ना। और इधर आपका बेसिकली यहाँ से जो मसल है, ये जो मसल है आपका, ये यहाँ से
लोड लगाएगा, ठीक है। तो फलक्रम क्या होगा, एल्बो। एफर्ट कौन लगा रहा है, ट्राइसेप लगाएगा, और लोड आपका यहाँ पे इधर है। परफेक्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्लास लेवल में आ जाता है। उसके बाद अगर मैं सेकंड क्लास लेवल की बात करूं तो सेकंड क्लास लेवल में प्लीज ध्यान रखना बच्चों, पहले वाले में फलक्रम बीच में था, इसके अंदर बीच में होता है लोड। इसके अंदर बीच में क्या होता है, बीच में लोड होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, पुशअप अगर हम करते हैं, अगर हम ये इंडिविजुअल पुशअप कर रहा है तो बीच में क्या है, पूरा बॉडी वेट है, पूरा का पूरा बॉडी वेट है या नहीं है, इसका मतलब जो लोड है वो बीच में है, राइट। फलक्रम किस पॉइंट के अराउंड ये सारी चीजें हो रही हैं, तो देखो यहाँ पर्टिकुलर ये जो पैर का जो मोशन है ना, जो बॉल ऑफ द फुट है उस पे पूरा बॉडी टिका हुआ है, राइट। अगर यहां से ये इस बॉल को ब्रेक हो जाए इसका, तो एकदम नीचे गिर जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो ये इसका बेसिकली फलक्रम है। बीच में क्या है, तो दूसरा वाला जो सेकंड क्लास लेवर है उसके अंदर बीच में फलक्रम नहीं होता, पहले वाले में फलक्रम होता है, दूसरे वाले में बीच में लोड होता है, ठीक है। तो दूसरे वाले में बीच में लोड होता है और यहां से हाथों से ये क्या लगाएगा, हाथों से ये अप्लाई करेगा फोर्स। तो प्लीज ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास में बीच में फलक्रम होगा, ट्राइसेप वाला एग्जांपल लिख सकते हो। सेकंड क्लास में बीच में कौन होगा, लोड, बीच में लोड होगा, तो आप बेसिकली पुशअप्स का एग्जांपल लिख सकते हो। और थर्ड में बीच में कौन होगा, आप देखो, एक में बीच में फलक्रम हो गया, एक में बीच में लोड हो गया, तीसरे में बीच में क्या होगा, देखो तीसरे वाले में बीच में फोर्स होता है, थर्ड वाले में बिल्कुल बीच में फोर्स होता है। तो यहां पे इसमें बीच में फोर्स होता है। तो अगर आपको याद रखना हो, ठीक है, तो पहले वाले में मिड में फलक्रम था, दूसरे वाले में ये फर्स्ट क्लास में हो गया, सेकंड क्लास में मिड में कौन था हमारे पास, लोड, और तीसरे वाले में मिड में हमारे पास क्या होगा, फोर्स। फलक्रम, लोड और फोर्स, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रख लेना, इतना तुमने लिख दिया, इसके एग्जांपल्स लिख दिए, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, देखो, a third class lever has the force between the fulcrum and the resistance, ठीक है। In this class of lever, the force arm always shorter than the resistance arm, so a large amount of force muscle must be applied, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइसेप, जब आप फ्लेक्स करते हो, जब आप फ्लेक्स करते हो तो कितना ज्यादा आप बड़े ध्यान से उसको समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो, ये आपका फलक्रम हो गया, यहाँ से सारा एफर्ट लग रहा है ना। एफर्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं। ब्लैक पेन जल्दी से हो जाओ, फोर्स या फिर हम लोग इसको एफर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। और ये आपका इधर सारा का सारा रेजिस्टेंस हो जाता है या लोड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लेवर हो सकते हैं। लेवर में मेनली 3 चीजों का काम है, एक आप समझ गए फलक्रम का, एक आप समझ गए लोड का, और एक आप समझ गए फोर्स का मेनली, ठीक है जी, परफेक्ट है। चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्पोर्ट्स में क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आप इसके एग्जांपल्स कुछ देख सकते हो, जैसे क्रिकेट बैट में 3 चीजें होती हैं यही, जब आप किक करते हो लोअर लिम्ब से तो थर्ड क्लास में लिख सकते हो, जंपिंग लिख सकते हो आप सेकंड क्लास में, ऊपर नीचे देखना, साइड बाय साइड इधर उधर देखना, तो नेक रोटेट होता है आपका, है ना, ऊपर नीचे जब आप देखते हो इस तरीके से, तो ये सारा फर्स्ट क्लास में आ जाता है। तो ये आप इसके एग्जाम्पल्स में लिख के आ सकते हो बस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा लेवर का। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस पर चलते हैं। वो क्या है हमारे पास अब, इक्विलिब्रियम। तो सर अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो देखो यार, इक्विलिब्रियम की जब भी हम फिजिकल एजुकेशन में बात करते हैं ना, तो फिजिकल एजुकेशन में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। अब आप कोई भी स्पोर्ट करो, आप क्रिकेट करो, बास्केटबॉल करो, वॉलीबॉल करो, फुटबॉल करो, हॉकी करो, बैडमिंटन करो, स्विमिंग करो, रनिंग करो, कोई भी स्पोर्ट, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस ही नहीं होगा तो फिर आप गिर जाओगे, है ना। तो देखो, हम लोग बैलेंस की जब बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे बैलेंस बनता कैसे है या इक्विलिब्रियम मिलता कैसे है, तो देखो यार, होता क्या है, सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, इधर से भी फोर्स लग रही 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 है, ऐसे इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है। तो हो क्या रहा है, जितनी भी अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेज है ना, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं।
जब ये कैंसिल आउट करेंगी तो हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहेगा और हम किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, है ना। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस or a stable situation where opposite forces cancel each other out and where no changes are occurring। ठीक हो गया। कोई भी स्पोर्ट करना हो, कोई भी स्किल करनी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबिलिटी। नेचुरली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स while with each change in posture. In the standing posture, the center of gravity, while somewhat different for males than females, is located near the center of the upper pelvic region. It shifts with each new posture assumed by the body। अब देखो बैलेंस बनाने के लिए ना बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और पढ़ते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मली हमारे बिल्कुल मिड, बॉडी के बिल्कुल मिड पोजिशन में होता है। अब अगर मैं इधर मूव करूंगा तो ये पॉइंट थोड़ा मूव करेगा, इधर मूव करूंगा तो भी ये पॉइंट थोड़ा सा मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी मदद से हम बैलेंस कर पाते हैं। ठीक हो गया। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब इक्विलिब्रियम या बैलेंस दो तरीके के होंगे बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक की बात क्या करूं मैं, स्टैटिक की बात हम करते हैं अगर हमें सिंपली बैठे बैठे बैलेंस करना है। जैसे आप किसी चेयर पे बैठे हो, तो अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो तो फिर उस सिनेरियो में आप बैलेंस कर रहे हो, है ना, आराम से बैठ गए हो, स्टिल है, चेयर गिर तो रही ना इधर गिरी ना इधर गिरी, आराम से बैठे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आप चलते चलते या मूवमेंट में बैलेंस कर रहे हो। जैसे पहले वो गेम होते थे, अगर आपने देखा हो कि दो तरफ पोल लगा देते थे, दो तरफ पोल लगा दिए, इस पोल पे एक रस्सी बांधी और इस रस्सी के ऊपर एक चिंटू या चिंटी गेम करते थे, है ना। पहले खेल दिखाते थे, अलग अलग जाके डंडा पकड़ के बैलेंस करके दिखाते थे और मूव भी करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो वो बेसिकली क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना। तो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक क्या होगा, फॉर अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इट मस्ट नॉट बी मूविंग, वो मूव ना कर रहा हो, रोटेट ना कर रहा हो। फॉर एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर इट इज कंप्लीट मोशनलेस। ठीक हो गया, परफेक्ट है, सही हो गया सर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ये रनर भागने से पहले इसने पोजीशन ली हुई है तो एक परफेक्ट बैलेंस पे है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक दो रेसलर्स अपनी पोजीशन ले रहे हैं स्टार्ट करने से पहले। आप सचिन तेंदुलकर को या किसी भी क्रिकेटर को देखो, जब वो कोई शॉट मारता है, ड्राइव मारता है, कुछ भी करता है, तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो शॉट इतना एफिशिएंटली नहीं लगेगा, राइट। तो ये हमारे पास स्टैटिक में आ जाते हैं। अब डायनामिक की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास मूवमेंट में होते हैं। जैसे देखो भागते हुए, साइकिलिंग करते हुए, है ना। तो बैलेंस करके चलना बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो भाई यहाँ देखो, डायनामिक कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट व्हेन ऑल द अप्लाइड एंड इनर्शियल फोर्सेस अप्लाइड टू अ मूविंग बॉडी आर इन बैलेंस। ठीक है, परफेक्ट है, मूवमेंट हो रहा है तब भी आप बैलेंस में हो, तो इसको हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोल देंगे, ये हो गया हमारे पास डायनामिक। ठीक है, चलो भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको बता ही दिया कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच ऑल द वेट और मास ऑफ अ बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इट मीन्स दैट द मास सेंटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन मैनी स्पोर्ट्स स्किल्स। ठीक है, जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक काम करते हैं, हम चलते हैं सीधा गूगल पे और यहाँ पे हम लोग फटाफट से लिख देते हैं, लेट्स सपोज CENTRE, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाएंगे तो यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी। अब इन इमेजेस को अगर मैं चेक करूं तो देखो ये पिक्चर से आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, अरे पिक्चर कहाँ है, देखो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड में है, बॉडी के बिल्कुल बीच में, है ना। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास कब मूव करेगा, जब बेसिकली कोई भी मूवमेंट होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से, बिल्कुल सीधा खड़े हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा, हल्का सा मूवमेंट किया, एक लेग ऊपर उठाया तो हल्का सा मूव कर गया, नीचे बेंड किया तो और मूव कर गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली मूव करता रहता है जब साइज चेंज होगा या फिर शेप चेंज होगा। ओके, और कोई पिक्चर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, अरे यार मेरे थंब में भी बहुत ज्यादा पेन है। चलो सर कोई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पिक्चर, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे सीसॉ पे दो बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन बिटवीन। सही है, समझ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पिक्चर्स की मदद से हमारे लिए चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है और बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ सकते हैं। चलो भाई
The ability to balance whether stationary or moving is key to success in most sports and physical activities. The stability of an athlete depends on his or her center of gravity. ठीक है, perfect हो गया। चलो भाई, application and importance of center of gravity। अच्छा, क्या क्या applications है, क्या क्या importance है? देखो applications में हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेल्प करता है किसी भी एथलीट को मूव करने में। इट हेल्प्स द एथलीट टू मूव, स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, हेल्प्स द एथलीट टू एक्सेलरेट, हेल्प्स द एथलीट इन थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट्स, हेल्प्स द एथलीट इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। हर चीज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको हेल्प करता है। सही है। अब एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से समझना है कि लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मैंने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ठीक है। अब एक ट्राइंगल ऐसे रखा है तो देखो बहुत अच्छा बैलेंस होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, राइट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। और अगर एक ट्राइंगल ऐसे रखा है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, है ना। तो देखो जितना नीचे होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उतना बैलेंस करना अच्छा होगा। तो हम क्या बोलते हैं, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोर इज द बैलेंस। तो ध्यान रखना, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से प्रोपोर्शनेट होगा बीच में नीचे की तरफ, उसको हम ज्यादा अच्छा बैलेंस बताएंगे। और अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो जितना ऊपर की तरफ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उतना ही बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको हेल्प करता है बैलेंस बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों दो टॉपिक बचे हैं बस इसके अंदर, इसको भी खत्म कर देते हैं, फ्रिक्शन। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रिक्शन के टाइप्स एंड देन विल स्टडी प्रोजेक्टाइल। चलो भाई जल्दी से अब शुरू करते हैं हम लोग फ्रिक्शन की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या है भाई, क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन देखो बच्चों एक वो फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आप अगर किसी भी बॉल को फेंकोगे तो वो थोड़ी दूर पे जाके अपने आप रुक जाएगा, है ना। जबकि लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो मोशन में ही रहना चाहिए। तो कोई ना कोई फोर्स तो लगी है ना जिसने उसको रोका है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर इन टच। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। प्लीज ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, राइट। Friction always works in the direction opposite from the direction the object is moving। सही हो गया, परफेक्ट है। चलो भाई इसके एग्जांपल्स अगर आपको लिखना हो तो हम देखेंगे। If you rub your hands together quickly they get warmer। अगर आप अपने हैंड्स इस तरीके से रब करते हो, फटाफट से फोर्स लगा रहे हो, तो देखोगे कि वो वार्म हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। फ्रिक्शन लगता है उसके अंदर, फोर्स लग रहा है। If you roll a ball on the surface, it would come to rest after a short while। अगर आप एक बॉल को रोल करते हो तो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा। कैसे रुक रहा है? फ्रिक्शन। परफेक्ट है। अब फ्रिक्शन देखो बच्चों कितने तरीके के होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इन तीनों को अब बड़े अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब सर सबसे पहले ये स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा जो फिक्स्ड किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने ट्राइपॉड है, तो कैमरा एक जगह पे स्टिल है, तो ये आगे की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, पीछे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसको एक फोर्स ने रोका हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इट अकर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कॉज द थिंग टू मूव। वो बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर पाता है, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आपको इसको मूव करना है ना। दूसरा कौन सा आता है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग डायनामिक भी बोल देते हैं। अब डायनामिक क्या है? इट अकर्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स। आपने जोर लगाया और ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे भैया काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। अब देखो फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को मैंने नीचे बिठा दिया, राइट। अब मुझे उसको पुश करके फोर्स करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए उसको पुश करके फोर्स करना, राइट। तो कई लोग क्या करते हैं, नीचे एक कपड़ा बिछा लेंगे पहले और फिर उस कपड़े से खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वहां पे वो थोड़ा आसानी से स्लाइड हो पाएगा। तो जब किसी भी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लग रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो जैसे ये एक स्पोर्ट होता है कि आपने यहाँ पे इस पे ज्यादा से ज्यादा वजन रखा और इस ट्रॉली को आपको ज्यादा से ज्यादा स्लाइड करके ले जाना है, तो सामने से जोर लग रहा है, जो जोर सामने से लग रहा है उससे ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो कौन सा लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पुशिंग एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ सरफेस, दिस इज व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन बॉडी मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सा आ जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। रोलिंग कौन सा आ जाता है? नॉर्मली रोलिंग जब कोई चीज राउंड शेप की हो, जैसे टायर्स हैं,
है ना, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो बेसिकली आप फोर्स लगाते हो तो टायर मूव करता है, लेकिन एक समय के बाद आके रुक जाता है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। समझे? सही है। इसी तरीके से टेबल के नीचे टायर्स लगे होते हैं, वो भी रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है हमारे पास। तो देखो क्या है, इट अकर्स बिटवीन व्हील्स एंड अ सरफेस। अब देखो स्केटिंग में ये स्केट्स यूज करते हैं ना, तो ये भी बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन का ही एग्जांपल आता है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर, इट इज रेफर्ड टू एज रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद बच्चों हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन आता है। फ्लूइड फ्रिक्शन में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कि किसी फ्लूइड की फ्रिक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एयर में, राइट, वाटर में फ्रिक्शन देखने को मिलता है ना। आप एयर या वाटर में आप जाओगे जब, तो फॉर एग्जांपल ये देखो एयर स्पोर्ट्स जितने भी होते हैं, जो लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, तो एक टाइम के बाद आप पूरा फोर्स लगा रहे हो तब वो चल रहा है ना, लेकिन सामने से भी फोर्स लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। इट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग थ्रू द फ्लूइड, राइट। सपोज गैस में, एयर में, वाटर में, जैसे व्हेन यू राइड अ बाइक, जब आप बाइक राइड कर रहे हो तो फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन यू एंड द एयर, है ना। एयर की वजह से आपकी बाइक थोड़ी देर में जाके रुक जाएगी। साइक्लिस्ट जो हैं कई बार स्ट्रीमलाइंड हेलमेट्स पहनते हैं, स्पेशली डिजाइन क्लोथिंग पहनते हैं ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन कम से कम हो पाए। पैराग्लाइडिंग करोगे जब, तो उस समय आपको एयर में फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, परफेक्ट है। अच्छा, फ्रिक्शन बेसिकली आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं फ्रिक्शन को? तो हम देखो, अगर लुब्रिकेंट अप्लाई कर देते हैं दो सरफेस के बीच में, जैसे आप नॉर्मली देखोगे कि व्हील्स के अंदर लुब्रिकेशन होता है ना, ग्रीस यूज करते हैं, कोई मोटर ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। उसके बाद फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रोलिंग रादर देन पुशिंग। रोलिंग से फ्रिक्शन बेटर रिड्यूस हो सकता है, पुशिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद फ्रिक्शन इंक्रीजेस एज सरफेस आर मेड रफर। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। प्लेन सरफेस पे मूव करना आसान है, रफ सरफेस है तो कैसे लेके जाओगे, है ना। फ्रिक्शन इंक्रीजेस व्हेन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे भी फ्रिक्शन चेंज होता है। इन जनरल स्मूथ सरफेसेस पे लेस फ्रिक्शन होता है और जो अनइवन सरफेसेस होते हैं उस पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। अब आ रहे हैं बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। तो मुझे प्रोजेक्टाइल जब भी समझाना होता है मैं याद करता हूं हमारे गोल्डन बॉय को, दैट इज नीरज चोपड़ा जी को। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या है और स्पोर्ट्स में इसका क्या यूज है? देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम उसको दूर फेंकते हैं, है ना, जैसे नीरज चोपड़ा जी जेवलिन को दूर फेंकते हैं, तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, जो उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, वो ग्रेविटी होती है ना। अब कई लोग जो इस जेवलिन को फेंकेंगे उनका पहले गिर जाएगा, कईयों का बहुत दूर गिरेगा, कईयों का थोड़ी और पहले गिर जाएगा। तो ये अलग अलग क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है। वो जिस पाथ से, जिस वे से जा रहा है, ठीक है, वो एक पैराबोलिक वे बनता है, तो इसको हम ट्रेजेक्ट्री या फिर पैराबोला बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई करा जाता है ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट। देखो जरा, प्रोजेक्टाइल क्या है हमारे पास, बड़े ध्यान से समझेंगे। इट इज एन ऑब्जेक्ट अपॉन विच द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी, है ना। जैसे नीरज चोपड़ा फॉर एग्जांपल यहां से भाला फेंकते हैं, यानी अपना जेवलिन फेंकते हैं, तो वो एक टाइम के बाद नीचे आके गिरेगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। सिमिलरली अगर देखो ये फुटबॉलर फुटबॉल को किक कर रहा है तो ऊपर जाएगी फिर नीचे आके गिरेगी, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। देयर आर वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम रेस्ट इज अ प्रोजेक्टाइल। रेस्ट से जब आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो प्रोजेक्टाइल हो गया, है ना। एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वो भी प्रोजेक्टाइल है। एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल, वो भी प्रोजेक्टाइल है, राइट। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली यही होता है। अब प्रोजेक्टाइल में आपको बड़े ध्यान से एक चीज समझनी है, वो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को। तो सबसे पहले तो देखो क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों एंगल। अब सपोज करो कि कोई चीज यहां से फेंकी जा रही है, सही है। अब एक बच्चा चिंटू यहां पे खड़ा है, अब वो यहां से 90 डिग्री पे फेंक देता है, तो 90 डिग्री तो भैया ठीक ऊपर है, ये 90 डिग्री है तो यहीं फेंकेगा तो यहीं गिर जाएगा, है ना। अब अगर वो 60 डिग्री, सपोज 60 डिग्री पे फेंकता है, लेट सपोज ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पे फेंकेगा तो वो यहां शायद गिर जाए। 45 डिग्री फेंकेगा तो 45 डिग्री में थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। उसके बाद इससे कम डिग्री पे 30 डिग्री फेंकेगा तो फिर यहां गिर जाएगा। तो देखो बेसिकली सबसे बेस्ट जो एंगल होता है दूर तक जाने का वो 45 डिग्री होता है, सही है। 45 से कम होगा तो भी पहले गिर जाएगा, 45 से ज्यादा होगा तो भी इतना दूर नहीं जाएगा। 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल जिससे हम बता सकते हैं कि जो आपका
प्रोजेक्टाइल है वो काफी दूर तक जाने वाला है। चलो भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं? नंबर 1 सबसे पहला ग्रेविटी, कितनी ग्रेविटी लग रही है उससे इम्पैक्ट आता है ना। कितनी हाइट पे आपने फेंका है, कितनी फोर्स से आपने फेंका है, इस चीज की ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। दूसरा क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कितना है? एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि देखो सरफेस एरिया कितना लग रहा है। सबसे पहले ग्रेविटी पढ़ लो। ग्रेविटी इज द फोर्स exerted by the earth on any object towards the center of the body and is directly proportional to the mass of the body। ठीक है, without gravity the body will travel in a straight line after being thrown। gravity अगर ना हो तो वो नीचे ही नहीं आएगा, जहां फेंकोगे बस उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस होता है बच्चों, एयर भी रेजिस्ट करता है ना। अगर आप किसी भी चीज को, आप जब बाइक चलाते हो आप देखोगे हल्के चलाओगे तो आपको हवा कम लगेगी, तेज चलाओगे तो आपको सामने से हवा का भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तो एयर भी तो रेजिस्ट करता है ना। तो क्या लिखा हुआ है देखो, सेवरल वाइटल फैक्टर्स ब्रिंग एयर रेजिस्टेंस इनटू प्ले। जब सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या लिखा हुआ है? लार्जर द सरफेस एरिया मोर एयर रेजिस्टेंस विल अफेक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगा। जैसे बड़ी बॉल फेंकोगे तो उसमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, छोटी बॉल फेंकोगे तो उसमें कम एयर रेजिस्टेंस लगेगा। आप एक हाथ से बास्केटबॉल फेंको वो यहीं गिर जाएगी, उसी हाथ से आप क्रिकेट बॉल फेंको वो ज्यादा दूर गिरेगी सरफेस एरिया की वजह से। स्पीड, कितनी तेजी से फेंक रहे हो। सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है। मास, मास कितना है, स्मॉल है ऑब्जेक्ट या लार्ज ऑब्जेक्ट है, वो चीज बहुत फर्क पड़ती है। स्पीड ऑफ रिलीज, आप कितनी तेजी से किसी चीज को रिलीज कर रहे हो। अगर आपने बहुत स्पीड से रिलीज करा है तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा दूर जाएगा। जैसे आप कभी भी नीरज चोपड़ा को देखना, वो हमेशा इनिशियली बहुत जोर लगा के फेंकेंगे, स्पीड बहुत मैटर करती है। तो जितना तेजी से वो अपना भाला फेंकेंगे उतनी दूर जाएगा, जितना धीरे फेंकेंगे उतनी पहले गिर जाएगा। उसके बाद क्या आता है बच्चों? स्पीड ऑफ रिलीज दोबारा आ गया ये। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल ऑफ द रिलीज। एंगल मैंने आपको समझा दिया, 45 डिग्री बेस्ट है। हाइट ऑफ द रिलीज, किस हाइट पे फेंक रहे हो आप लोग, वो हाइट बहुत मैटर करती है। तुमने ज्यादा ऊपर फेंक दिया तो फिर वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, पहले ही गिर जाएगा। नीचे फेंक दिया तो फिर भी वो नीचे गिर जाएगा। आपको 45 डिग्री का एंगल पकड़ना पड़ेगा। स्पिन, स्पिन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली कितना स्पिन हो रहा है, कितना घूम रहा है बॉल, उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है आपके प्रोजेक्टाइल के डिस्टेंस पे, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पे। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल का क्या क्या एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स में। तो यार बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर अप्लाई हो जाता है। हम लोग बेसबॉल में हम लोग देखते हैं, हम लोग बेसिकली नीरज चोपड़ा वाला जैवलिन थ्रो में हम लोग देखते हैं। इस तरीके से कई जगह इसका एप्लीकेशन है। एक बार रीड ओनली टॉपिक है, सिर्फ आपको रीड करके छोड़ देना है। उसके बाद बच्चों देखो, हिटिंग एनालिसिस। In terms of hitting, advanced analytics like to use launch angle। अब देखो लॉन्च एंगल, फिर से वही वाली बात मैंने आपको बताया ना कि किस एंगल से आप बॉल को हिट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं, जिस एंगल से आप हिट करोगे वहां से आपको पता लगेगा कि कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर नहीं जाने वाली। तो इसका काम बेसिकली बेसबॉल में होता है। तो बेसबॉल के अंदर हिटिंग एंगल बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। प्रोजेक्टाइल का सिमिलर एंगल का फर्क आता है आपका बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल में हो गया, बेसबॉल में हो गया, जेवलिन थ्रो में हो गया, तो मल्टीपल स्पोर्ट्स में ये देखो एंगल यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ठीक हो गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। बहुत डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद तुम कोई भी किताब उठा लेना, या किताब नहीं भी उठाना, अगर तुम नोट्स से भी पढ़ के चले जाओगे ना तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। आई एम वेरी मच होपफुल आपको चैप्टर पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर चीज हमने कवर करी। Thank you so much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya. Take care. Bye bye.